हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है बलविंदर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रैंक ओनली स्टडी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक पूरी लेक्चर सीरीज देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे भारतीय राज्य व्यवस्था के रिगार्डिंग। इसी तर्ज पे हमने पिछले लेसन में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा था। आज हम इस लेसन में देखेंगे 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके नाम से एक और एक्ट आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या होती है 1919 के बाद और कौन कौन सी कमेटीज भारत में आती हैं जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और स्टार्ट करेंगे हमारा आज अपना जो लेसन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस समय 1919 के समय में भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ब्रिटिश अथॉरिटी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वो इस जो एक्टिविटीज बढ़ रही होती हैं भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उनको कर्ब करने के लिए वो जस्टिस रोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हैं। और जस्टिस रोल्ट के नाम से एक एक्ट आता है भारत में जिसका नाम होता है रोल्ट एक्ट, राइट। तो रोल्ट एक्ट पास कर दिया जाता है 1919 में। पासिंग ऑफ रोल्ट एक्ट 1909। रोल्ट एक्ट में मुख्य रूप से यह प्रोविजन किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश करता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता है, या ब्रिटिश अथॉरिटी को इस संबंध में किसी प्रकार का शक है, डाउट है, तो वो उस व्यक्ति को बिना ट्रायल जेल में भेज सकती है। तो इस प्रकार की पावर पुलिस को इस एक्ट के द्वारा दी जाती है, जिसके कारण कि भारत में तीव्र विरोध देखने को मिलता है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। भारतीय लोग इसको काला कानून के रूप में इसके पुकारते हैं। और इसी के कारण 1919 में 13 मार्च 1919 में महात्मा गांधी रोल्ट सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं महात्मा गांधी जी, राइट। तो इसी के तर्ज पे फिर आगे जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा। उनको धर्मशाला की जेल में भेज दिया जाता है, जिसके कारण भारतीयों का जो गुस्सा था वो अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक घटना घटित होती है। तो अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग 1919, राइट। तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अथॉरिटी के ऑफिशियल जनरल डायर के द्वारा लगभग 150 सैनिकों के साथ वो वहां पे उस बाग में पहुंच जाते हैं और भारतीय लोगों के ऊपर फायरिंग करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें कि लगभग 1000 के करीब जो व्यक्ति हैं वो वहां पे शहीद हो जाते हैं और 3000 के लगभग वहां पे वो घायल हो जाते हैं, जिसके कारण की जो भारतीयों का गुस्सा था वो अब और भी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और उनको अब जो भारतीय लोगों में अब पूरी तरह से राष्ट्रवादी जो प्रवृत्ति थी वो उजागर होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा एक और मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी द्वारा इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मूवमेंट को शुरू किया जाता है, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू की जाती है, जिसमें कि विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि वो अपने स्कूलों का त्याग करें, और जो वकील हैं उनको ये कहा जाता है कि वो कोर्स का बाइकआउट करें, विदेशी कपड़ों का बाइकआउट करें। इसके अलावा जो भारतीय
लीडर्स होंगे उनको ये कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा एक और रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि भारतीय अब किसी प्रकार से प्रोविंशियल या लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार का जो प्रावधान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के स्लोगन इसमें दिए जाते हैं, राइट। तो 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटित होती है। उससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने बहुत बढ़िया सक्सेसफुल तरीके से चल रहा होता है, परंतु 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के स्थान पे, जो यूपी में एक गांव था, वहां पे जो भीड़ थी, जो भारतीय लोग थे, वो हिंसक हो जाते हैं। वहां पे वो एक पुलिस स्टेशन पे हमला बोल देते हैं, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी वहां पे उनको जिंदा उनको आग में फेंक दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण कि महात्मा गांधी जी, जो उनका उद्देश्य था कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था 1920 में, जिसमें कि भारतीय लोगों को यह कहा गया था कि आप किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार का कॉर्पोरेशन ना कीजिए, उसको किसी प्रकार से ब्रिटिश अथॉरिटी को कॉपरेट ना कीजिए। तो पर उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो पूरी मूवमेंट होगी वो अहिंसक होगी, वो नॉन वायलेंस पे आधारित होगी। परंतु जब ये इस मूवमेंट में वायलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है तो महात्मा गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, इस मूवमेंट को वो वापस ले देते हैं 1922 में, राइट। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता थे उनमें ये वो भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण भारतीयों के बीच जो जनचेतना थी वो आनी स्टार्ट हो चुकी होती है। परंतु जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उनको भी झटका लगता है। परंतु इसके साथ ही उस समय कांग्रेस के 2 लीडर्स थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका ये मानना था कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना चाहिए और सरकार के खिलाफ, सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी डिमांड्स बतानी चाहिए। और इसके अलावा 1919 का जो एक्ट आया था उसकी कमियों को बताना चाहिए। इस प्रकार की जो डिमांड थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा और CR दास जी द्वारा, इसकी तर्ज पे वो एक पार्टी का गठन करते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी। तो मैं अगला पॉइंट लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी एंड इट्स पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। स्वराजिस्ट पार्टी जो बनाई जाती है 1923 में, इसका मुख्य मोटिव यही होता है कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और भारतीय की जो डिमांड है उसको ब्रिटिश अथॉरिटी के आगे रखना है और जो सरकार की जो गतिविधि होगी उसको रोकना है। इस प्रकार स्वराजिस्ट पार्टी के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसी के आधार पे ब्रिटिश अथॉरिटी एक कमेटी का गठन करती है 1924 में। 1924 में मूडीमैन कमेटी की स्थापना की जाती है। मूडीमैन कमेटी का फॉर्मेशन होता है 1924 में और मूडीमैन कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड जो स्वराजिस्ट पार्टी के द्वारा की जाती है कि भारत में जिम्मेवार सरकार की स्थापना की जाए और 1919 का जो एक्ट है उसमें जो डिफेक्ट्स थे उसके बारे में जो बताया जाता है उसको मूडीमैन कमेटी एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रेटिफाई कर देती है, राइट। तो मूडीमैन कमेटी के रिकमेंडेशन के भी बाद फिर आगे 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन 1927। जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था कि 1919 में एक प्रोविजन किया गया था कि स्टैचुटरी कमीशन आएगा भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को देखेगा भारत में। तो उसी के तर्ज पे 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। वैसे तो इसने 1929 में आना था भारत में, परंतु ये 2 साल पहले ही भारत में आ जाता है। और साइमन कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, पहली रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि हमें जो 1919 में
स्टेट्स में, प्रोविंसेस में जो डीआरकी स्थापित की थी उसको अबॉलिश करना चाहिए। पहली दो रिकमेंडेशन उनके द्वारा ये दी जाती है। इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी जाती है, वो ये दी जाती है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हमें जारी रखना चाहिए, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 1909 से स्टार्ट किया था, राइट। इसके अलावा उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया था कि जो मंत्री होंगे वो मेजॉरिटी जो पार्टी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी जिसको सबसे ज्यादा सीट्स प्राप्त होंगी, उसमें से मंत्रियों की सिलेक्शन की जाएगी। इस प्रकार की साइमन कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और रिकमेंडेशन ये दी थी कि भारतीयों में वोटिंग राइट को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत मुट्ठी भर लोगों को ही वोटिंग का राइट दिया गया था। तो साइमन कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन की जाती है कि भारत में वोटिंग के राइट को इंक्रीज करना चाहिए। तो साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है, परंतु साइमन कमीशन का जगह जगह पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। प्रोटेस्ट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो ये 7 मेंबर की जो कमेटी आई थी भारत में, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता। इसमें सारे जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रिटिशर्स ही होते हैं। तो इसके कारण सभी राजनीतिक दल उस समय भारत में जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, साइमन कमीशन का भारत में आने के लिए। इसको जगह जगह पर काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस प्रकार के नारे साइमन कमीशन को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में। ऑल पार्टी मीटिंग एंड नेहरू रिपोर्ट 1928 ऑल पार्टी मीटिंग होती है दिल्ली में। उसके अलावा उसमें यह प्रोविजन किया जाता है कि जो मोतीलाल नेहरू जी होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का वहां पे निर्माण किया जाता है, और इस कमेटी को यह कहा जाता है कि आप जो भारत में आने वाले फ्यूचर के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि भारत में कैसा संविधान होना चाहिए, किस प्रकार आगे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके संबंध में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। इस संबंध में जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिनमें कि वो मुख्य रूप से जो रिकमेंडेशन देते हैं भारत में, वो पहली रिकमेंडेशन ये देते हैं कि भारत को सेकुलर स्टेट बना देना चाहिए, सेकुलर स्टेट, राइट। उसके बाद जो दूसरी रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी जाती है वो ये दी जाती है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा, राइट। इसके अलावा जो अगली उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि जो स्टेट्स हैं भारत में उनका लैंग्वेज के आधार पे फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। इसके अलावा जो अगला उनके द्वारा जो अगली रिकमेंडेशन दी जाती है, उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि जो सेंटर है, सेंटर में बहुसदनी लेजिस्लेचर की स्थापना होनी चाहिए, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसके अलावा अगली जो उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि रेजिडेंसी पावर्स शुड बी गिवन टू सेंटर, राइट। इसके अलावा जो अगली रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी जाती है वो दी देते हैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, राइट। इस प्रकार की जो रिकमेंडेशन थी वो नेहरू रिपोर्ट में दी जाती है 1928 में। परंतु एक और इसमें नेहरू रिपोर्ट में एक और मुख्य जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो डोमिनियन स्टेटस की दी जाती है, डोमिनियन स्टेटस। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है भारत के लिए, परंतु इस रिपोर्ट में जो
मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो पहले तो ये कहते हैं कि ये जो आपने ये बोला है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए, वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए तैयार नहीं होते मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसका विरोध करते हैं पहला तो। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो आपने लैंग्वेज के आधार पे भारत का फॉर्मेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए कहा है, वो इस रिकमेंडेशन को भी अस्वीकार कर देते हैं मुस्लिम लीग। वो धर्म के आधार पे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हो, वहां पर वो धर्म के आधार पे वो भारत का इंटीग्रेशन करना चाहते थे, राइट। और इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत में कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। तो इस प्रकार की आप देखोगे कि नेहरू रिपोर्ट को जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा ही इसको असहमत रूप से इसको देखा जाता है, इसको असहमति प्रकट करी जाती है इस रिपोर्ट के संबंध में। इसके बाद फिर 1929 में लाहौर में एक सेशन होता है, लाहौर सेशन 1929। लाहौर में एक सेशन होता है जिसके अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो करते हैं, और वो इस लाहौर अधिवेशन में ये डिमांड करते हैं कि भारत में कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। कंप्लीट फ्रीडम के वो यहाँ पे स्लोगन देते हैं, कंप्लीट फ्रीडम के लिए वो यहाँ पे नारा देते हैं। और उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के कंढे पे जाके, रावी नदी के किनारे पे जाके उन्होंने भारत का झंडा लहराया। 26 जनवरी 1930 को भारत के पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, और भारत में जगह जगह पर राष्ट्रीय दिवस और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राइट। परंतु इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस लाहौर सेशन में एक और प्रस्ताव भी रखा जाता है। वो ये रखा जाता है कि भारत में यदि भारत क्योंकि उस समय आप बताता हूँ कि आपको कि उस समय जो नमक था, नमक के ऊपर ब्रिटिश अथॉरिटी ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी, और जो भारतीय लोग थे उनको नमक बनाने के लिए इजाजत नहीं थी, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया हुआ था नमक के ऊपर। तो इसी के संबंध में 1930 में सिविल ओबीडियंस मूवमेंट की स्थापना हो जाती है। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड 1930 में। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट भारत में स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी जो एक गांव था समुद्र के किनारे, साबरमती आश्रम से वो दांडी की तरफ जाते हैं और वहां पर यात्रा करते हैं 24 दिन के लिए। और इस यात्रा के बाद वो वहां पे पहुंच के नमक का निर्माण करते हैं समुद्र के किनारे पे जाके। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी द्वारा जो अंग्रेजों ने लॉ बनाया था नमक के संबंध में, उसको तोड़ते हैं, और जगह जगह पे वो जब भारतीय लोग वहां पर जगह जगह से गुजरते हैं और वो अंग्रेजों के इस कानून के बारे में भारतीय लोगों को जागृत करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही फिर 1930 में नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, जिसमें कि 89 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस का कोई भी मेंबर इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। जिसके बाद कि 1931 में फिर लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कि ये प्रोविजन किया जाता है कि जो लॉर्ड इरविन होते हैं वो ये कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है उनको हम छोड़ देंगे जो हिंसक घटनाओं में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और इसके अलावा वो ये भी बात कहते हैं कि भारतीयों को अपनी जरूरत के मुताबिक नमक बनाने का उनको अधिकार दे दिया जाता है, राइट।
इसके अलावा जो टैक्स या जुर्माना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के ऊपर लगाया गया था अलग अलग जगहों पे, वो भी माफ करने का उन्होंने प्रपोजल दिया। तो इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ये बात की जाती है कि वो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट को वापस लेंगे और इसके अलावा वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद, जैसे कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुई थी। जो अगली जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो 1931 में होती है। सितंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कि महात्मा गांधी और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साथ साथ बी आर अम्बेडकर जी भी वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। बी आर अम्बेडकर वहां पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं उस समय भारत में, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहले तो ये बात कही जाती है वहां पे कि सेंटर और स्टेट में जिम्मेवार सरकार की स्थापना की जाए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भारतीयों को मुख्य पोर्टफोलियो भी दिए जाएं, जिनमें कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा उनको आर्मी, फाइनेंस, इस प्रकार के जो मुख्य रूप से पोर्टफोलियो होते हैं किसी भी सरकार के, वो भारतीयों को सौंपे जाएं। इस प्रकार की डिमांड महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ जो बी आर अम्बेडकर होते हैं वो ये बात कहते हैं कि जो दलित वर्ग है उसके लिए जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है उसमें उनको शामिल करना चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसमें शामिल करना चाहिए। जिसके कारण कि महात्मा गांधी जी वहां से निराश होकर भारत में वापस आ जाते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी नतीजे के बगैर खत्म हो जाती है, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनल्ड के ये ये ऐलान करते हैं। उसके बाद 1932 में रेंजे मैकडोनल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो दलित वर्ग है उसके लिए भी अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था उसमें उनको भी शामिल करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया। जिसके कारण महात्मा गांधी जी जो कि उस समय फिर से जेल में होते हैं, वो वहां पे यवर्दा जेल में अनशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच वहां पे एक एग्रीमेंट होता है यवर्दा जेल में, और ये कहा जाता है कि जो दलित वर्ग है उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिया जाएगा और उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस प्रकार वो जो रिकमेंडेशन अपनी ब्रिटिश अथॉरिटी को देते हैं जो कि उनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। इस प्रकार 1933 में इस प्रकार ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा एक वाइट पेपर जारी किया जाता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमेटीज, जो भी हमने पढ़ी थी, मोडिमैन कमेटी, नेहरू रिपोर्ट या साइमन कमीशन, उनकी जो रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उनके भी जो विचार बटांदरा हुए, उन सभी को बिंदुओं को मुख्य रख के उन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी किया 1933 में, जो कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसका आधार बना। अब हम पढ़ेंगे 1935 का जो एक्ट आया था इसके क्या क्या प्रोविजन थे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोविजंस। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं 1935 में जो प्रोविजन किए गए थे इस एक्ट के द्वारा, उनके बारे में अब जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला जो प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था, 1935 के जो एक्ट में जो पहला प्रोविजन किया गया था, वो पहला प्रोविजन किया गया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए इसमें प्रपोजल रखा गया। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए पहले इसमें प्रपोजल रखा जाता है। तो इस फेडरेशन में कौन कौन शामिल किए जाएंगे, तो पहले उसमें जैसे कि मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया था 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था, उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि
जो 11 प्रोविंसेस उस समय भारत में स्थापित हो चुके थे उनमें गवर्नर रूल कर रहे थे, और वहां की जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी वो भी स्थापित हो चुकी थी। तो पहले तो वो उन 11 प्रोविंसेस को शामिल किया गया इस फेडरेशन में। 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। इसके अलावा इसमें फेडरेशन में और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर चीफ कमिश्नर को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, चीफ कमिश्नर को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था। जैसे कि आप देखते हो कि कुछ इलाकों में आज के समय में यूटी जो है भारत के, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल उसी प्रकार कुछ इलाके जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे वहां पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया हुआ था ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा। तो हम लिखेंगे 6 चीफ कमिश्नर स्टेट्स, राइट। इसके अलावा इसमें जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भी इसमें इंक्लूड करने के लिए उनको भी इन्विटेशन दिया जाता है कि आप भी जो ये फेडरेशन बनाया जा रहा है ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा उसमें आप भी शामिल हो सकते हो। तो प्रिंसली स्टेट को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स, राइट। परंतु प्रिंसली स्टेट को ये कहा जाता है कि यदि वो इस फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं तो उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनको साइन करना पड़ेगा, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि वो किन किन विषयों को अपने अंडर रखना चाहते हैं और किन किन विषयों को वो जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको सौंपना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनको साइन करना था, जिसमें उनको ये बताना था कि वो कौन से विषय अपने अंडर रखना चाहते हैं, कौन से विषय को अपने अंडर रखना चाहते हैं और कौन से विषय को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपना चाहते हैं, राइट। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन इस एक्ट के द्वारा किया जाता है वो ये किया जाता है कि इस एक्ट में जो सब्जेक्ट थे उनका डिवीजन कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें 2 लिस्ट की प्रोविजन किया गया था, जिसमें एक सेंट्रल लिस्ट थी और एक प्रोविंशियल लिस्ट थी। परंतु इस एक्ट के द्वारा इसको फर्दर 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। इसमें पहली जो हमें लिस्ट देखने को मिलती है वो है फेडरल लिस्ट। इसके अलावा जो सेकंड लिस्ट हमें देखने को मिलती है इसमें वो है प्रोविंशियल लिस्ट। इसके अलावा थर्ड लिस्ट हमें देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलती है। इस प्रकार ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है सब्जेक्ट्स को। जो फेडरल लिस्ट थी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करेगी, इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करेगी। जैसे इसमें मुख्य रूप से जैसे आज हम देखते हैं कि कौन कौन से विषय जो सेंट्रल सरकार के अंडर हैं, उसी प्रकार जो 1935 का जो एक्ट आया था उसमें भी इसी प्रकार के सब्जेक्ट इस फेडरल लिस्ट में जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा टेलीग्राम, इस प्रकार के विषयों को फेडरल लिस्ट में रखा जाता है, जिनके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत थी पूरे देश के लिए। जो राष्ट्रीय महत्वता के विषय थे उनको सेंट्रल लिस्ट में रखा जाता था, राइट। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, जिसे हम स्टेट लिस्ट भी बोल सकते हैं, उसमें कौन कौन से विषय रखे गए थे जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, राइट। जैसे कि आप बोल सकते हो हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा सैनिटेशन, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को इसके अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से विषय रखे जाते हैं? इसके बीच जो रखे थे मैरिज से रिलेटेड, इसके अलावा डिवोर्स से रिलेटेड,
डिवोर्स से रिलेटेड, इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड और इसके अलावा लेबर लॉ, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है, राइट। तो इस एक्ट में जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो जैसे कि 1919 का एक्ट आया था उसमें प्रोविंशियल लेवल पे डीआरकी को स्थापित किया गया था, जहां पर जो ये प्रोविंशियल लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक आपने देखा होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा आपने देखी होगी रिजर्व कैटेगरी, राइट। तो इस प्रकार अब इस एक्ट के माध्यम से जो फेडरल लिस्ट थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर सेंटर में डीआरकी को स्थापित कर दिया जाता है, सेंटर में डीआरकी को स्थापित कर दिया जाता है। जो फेडरल लिस्ट थी इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जिन पे जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और उसकी जो काउंसिल थी वो लॉ बनाएगी उन सब्जेक्ट्स पे, और कुछ विषय ऐसे थे जिन पे कि गवर्नर जनरल भारतीय मिनिस्टर थे उनकी एडवाइस से उन पे लॉ वगैरह बनाएगी। तो इस प्रकार इस एक्ट में डीआरकी स्थापित कर दी जाती है सेंटर में। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीआरकी इन सेंटर लेवल, राइट। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फेडरल लिस्ट थी इसके बीच टोटल विषय थे वो 59 सब्जेक्ट्स थे। इसमें 59 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। जो प्रोविंशियल लिस्ट थी इसके बीच टोटल जो विषय थे वो 51 सब्जेक्ट्स थे। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इसके बीच 36 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था, राइट। 36 सब्जेक्ट्स यहाँ पे थे और 51 प्रोविंशियल लिस्ट में थे और 59 सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डीआरकी को स्थापित कर दिया जाता है जहां पर फेडरल लिस्ट को आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरफ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मिनिस्टर, राइट। तो इस प्रकार सेंटर में डीआरकी को स्थापित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ प्रोविजन जो हमें इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है वो ये होता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसको स्थापित कर दिया जाता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्थापित कर दिया जाता है। इसमें क्या ऑटोनॉमी कैसे स्थापित की जाती है, जैसे हमने पिछले एक्ट में देखा था 1919 के एक्ट में, वहां पर क्या होना था कि गवर्नर किसी भी जो मेंबर था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर था, उसको गवर्नर उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर देता था। परंतु जो अब ये आया था जो एक्ट 1935 का, इसमें ये प्रोविजन किया जाता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके मेंबर में से ही गवर्नर जनरल मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि जिस पार्टी को हमारे लोकसभा या फिर जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसी के मेंबर्स को जो गवर्नर या राष्ट्रपति होते हैं वो मिनिस्टर या उसको सरकार बनाई जाती है, फिर उनके द्वारा ही जो मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके जो नेता होते हैं उसको ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पे ही आगे जाके फिर जो पोर्टफोलियो होते हैं उनके लिए अलग अलग मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर, राइट। गवर्नर द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। उसी प्रकार का प्रोविजन इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है। अब ये कहा जाता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर उसी के मेंबर को ही मुख्यमंत्री की एडवाइस पे वहां पे मंत्री नियुक्त करेगा।
राइट। इस प्रकार आप देखोगे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, परंतु फिर भी यहाँ पे गवर्नर थे, जो फिर भी गवर्नर का रोल यहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नर को जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा पास किए गए बिलों के ऊपर वो विटो वगैरह अपनी यूज कर सकता था। और कुछ बिल तो ऐसे हुआ करते थे, जैसे आप आज देखते हो कि मनी बिल है, उसको राष्ट्रपति जी के पहले उसकी प्रमाणिकी लेनी पड़ती है, उनकी प्रमाणिकी के बाद ही उसको संसद में पेश किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे गवर्नर थे, जो प्रोविंशियल में जो गवर्नर हुआ करते थे प्रोविंसेस में, उनकी जो उनके पहले उनकी प्रियोर आज्ञा के तहत ही भारत में जो फाइनेंशियल बिल थे उनको पास किया जाता था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, राइट। तो इस प्रकार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्थापित करने की कोशिश की जाती है 1935 के एक्ट के मुताबिक। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के द्वारा, वो ये देखने को मिलता है कि जो फेडरल लेजिस्लेचर थे उसमें पहले जैसे 1919 की जो एक्ट आया था उसमें लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना कर दी जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार जो फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका प्रोविजन इसमें रखा जाता है, परंतु उसके मेंबर्स की संख्या को अब बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज्ड फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें एक तरफ तो आपको लोकसभा देखने को मिलता है, दूसरी तरफ आपको राज्यसभा देखने को मिलता है। राज्यसभा के जो टोटल मेंबर होते हैं वो 260 होते हैं, 260, और इसके लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 375। इसमें से कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रिंसली स्टेट के द्वारा और कुछ मेंबर बाय इलेक्शन आते हैं, जिसमें से आप देखोगे कि इसमें टोटल 250 मेंबर की इलेक्शन होती है ब्रिटिश इंडिया से, राइट। और इसके अलावा जो 125 मेंबर होते हैं ये प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, बाय प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते थे 125 मेंबर। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 156 मेंबर और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं 104 मेंबर। इसमें क्या होता है कि जो 6 मेंबर हैं, ये 6 मेंबर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे कि आज भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, उसी प्रकार इस एक्ट के माध्यम से 6 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ये 150 मेंबर रह जाते हैं, जो ये मेंबर ब्रिटिश इंडिया था वहां से इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्शन। इसके अलावा 104 मेंबर प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। तो 104 मेंबर प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जबकि 156 मेंबर में से 6 मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा और 150 मेंबर जो ब्रिटिश इंडिया में से चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला जो प्रोविजन हमें इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि प्रोविंशियल होते हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होते हैं उनमें भी चेंज देखने को मिलता है। मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, जो अगला पॉइंट 6वां होगा वो होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चेंज्ड। आप देखोगे कि प्रोविंसेस में उस समय सिर्फ एक सदनी आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, परंतु इस एक्ट के माध्यम से दो सदन भी हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि कुछ स्टेट में जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, इसके अलावा मद्रास, यूपी, असम, बिहार,
इनमें हमें, इन स्टेट्स में हमें 2 सदनी लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, जिसको कि जो ऊपरला सदन होता है उसको हम विधान परिषद बोलते हैं और जो निचला सदन होता है उसको विधानसभा बोलते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसको भी चेंज किया जाता है, राइट। उसको अब 2 सदनी बना दिया जाता है कुछ स्टेट्स के लिए। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के माध्यम से, जो इसमें इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है जो फेडरल कोर्ट होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है इस एक्ट के माध्यम से। फेडरल कोर्ट जैसे आप देखते हो कि आज सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार की प्रोविजन इस एक्ट के माध्यम से की जाती है, जिसमें कि ये कहा इस एक्ट के माध्यम से जो कोर्ट है इसको ये प्रोविजन, इसकी ये पावर्स दी जाती है कि ये एक तो लॉ की डेफिनेशन को बताएगा। जैसे आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट करता है जो लॉज होते हैं उनके संबंध में। यदि किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज को लेकर किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो आज उसकी व्याख्या करता है कानून की। बिल्कुल उसी प्रकार ये कोर्ट बना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय, वो भी यही काम किया करता था। इसके अलावा वो हाई कोर्ट के जो अपील्स होती थी, हाई कोर्ट के जो फैसले होते थे उनकी अपील्स को भी सुना करता था। इसके अलावा उस समय जो प्रोविंसेस थे उनके बीच यदि किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो जाता था दोनों प्रोविंसेस के बीच, उसके संबंध में भी जो ये फेडरल कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, यही उनके संबंध में अपना फैसला दिया करता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको ये किसी कानून के संबंध में अपना सलाह या एडवाइजरी वगैरह भी फेडरल कोर्ट दिया करता था। इस प्रकार इस एक्ट के माध्यम से इस कोर्ट की स्थापना की जाती है भारत के लिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि कुछ सेफगार्ड और रिजर्वेशन की स्थापना की जाती है इस एक्ट के माध्यम से। कुछ सुरक्षाएं और आप बोल सकते हो कि जो उस समय भारत में जो भी सिविल सर्वेंट काम कर रहे थे, इसके अलावा जो मिनॉरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नर थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको पावर दी जाती है। इसको अगला लिखेंगे हम स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर सेफ गार्ड्स। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको रेजुलरी पावर भी उन्हीं को दे दी जाती है। जैसे कि पहले ही फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो रेजुलरी पावर्स बचती हैं वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको सौंप दी जाती हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन इस एक्ट में किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो ब्रिटिश संसद थी उसको सुप्रीम बनाया जाता है। तो लिखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी उसको किस प्रकार से स्थापित किया था? ये स्थापित इस प्रकार किया गया था कि यदि किसी प्रकार का 1935 के एक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है तो वो जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वही इसमें चेंज वगैरह कर सकती है। और या जो भारत की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज वगैरह नहीं करते। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है वो ये होता है कि जो आपको पता होगा कि 1858 में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद के नाम से एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है इंग्लैंड में और उसके लिए 15 मेंबरी एक काउंसिल की स्थापना भी की जाती है, उसको अब अबॉलिश कर दिया जाता है, अबॉलिश ऑफ इंडियन काउंसिल। जो इंडियन काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, उसके बाद 2 भारतीयों को भी इसमें अपॉइंट किया गया था, केजी गुप्ता और बिलग्रामी जी को।
वो अब जो इंडियन काउंसिल थी उसको अब समाप्त कर दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन हमें इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है, इस एक्ट में वोटिंग के राइट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। वोटिंग के राइट को, राइट टू वोट एक्सटेंडेड। आपको पता होगा कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें बहुत मुट्ठी भर लोगों को ही वोटिंग का राइट था, परंतु इस एक्ट के माध्यम से जो वोटिंग का राइट था उसको इंक्रीज करने के लिए कहा जाता है, और जो मजदूर थे और इसके अलावा औरतों को भी वोटिंग का राइट इस एक्ट के माध्यम से देने के लिए प्रोविजन किया जाता है। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन हम इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इस एक्ट में जो बर्मा था, बर्मा को बाहर से सेपरेट कर दिया जाता है। बर्मा को सेपरेट करके उसको एक कॉलोनी बना दिया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी की। इस प्रकार जो 1935 का जो एक्ट आया था जिसमें कि 321 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, एक बहुत बड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंट 1935 का जो एक्ट आया था वो देखने को मिलता है। इसी के आधार पे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार था वो तैयार हुआ था। बहुत सारे प्रोविजन हमें इस एक्ट से लिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे, जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, उसके बाद हम इस लेसन को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।